अजय अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। तीनों मिलकर खेत में काम किया करते थे। कुछ दिनों पहले ही अजय के माता पिता का देहांत हुआ था। अजय अब इस दुनिया में अकेला पड़ गया था। माँ बाबा के जाने के बाद मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी जिंदगी में अब कुछ बचा ही नहीं है। मैं समझ सकता हूँ अजय, कितना अकेला पड़ गया हूँ मैं। घर संभालूं कि खेत, समझ नहीं आता। अच्छा, वैसे तुम्हारी गैस खराब हो गई थी ना, तुमने ठीक करवा लिया? नहीं यार, अभी इतने पैसे नहीं कि गैस ठीक कराऊं। सोच रहा हूँ कि एक चूल्हा बना लूं मैं अपने लिए। अजय अपने लिए एक चूल्हा बनाता है। बस खाना बन जाए इस चूल्हे में कुछ दिनों के लिए, फिर बाद में नया गैस ले लूंगा। अजय चूल्हे में खाना बनाने की कोशिश करते हुए कभी अपना हाथ जला लेता और कभी धुएं की वजह से खांसता रहता। अजय जला भुना खाना खाते हुए दिखता है। एक रात को अजय खेत से बहुत लेट आता है और घर में कोई खाना नहीं बना है। भूख से अजय के पेट में आवाज हो रही थी। अजय रोते हुए अपनी माँ को याद करता है। माँ, तू होती तो मुझे कभी भूखे पेट सोना नहीं पड़ता। कितनी फूटी किस्मत है मेरी। अजय रोते रोते खिचड़ी बनाता है और फिर खाकर कुकर चूल्हे में ही रखकर सो जाता है। दूसरी सुबह। कल रात की खिचड़ी तो बहुत अच्छी बनाई थी मैंने। काश थोड़ा सा बचा लेता तो आज भी खा सकता था। ये कुकर इतना भारी क्यों लग रहा है? मैंने तो कल सारी खिचड़ी खत्म कर दी थी। अजय कुकर खोलकर देखता है तो उसमें कुकर भरकर खिचड़ी पड़ी होती है। अजय हैरान हो जाता है, पर वो सोचता है शायद उसने कल रात को गलती से ज्यादा खिचड़ी बना ली होगी। अजय खिचड़ी खाता है और खेत में खाने के लिए भी ले जाता है। अजय, आज तो तुम बढ़िया खाना लेके आए हो। लगता है खाना बनाना सीख गए हो तुम। उस रात को अजय रोटी और सब्जियां बनाता है। सब्जी की कढ़ाई चूल्हे में ही रखी होती है। अजय खाना खाने के बाद जब कढ़ाई चूल्हे से उतारता है तो कढ़ाई फिर से सब्जी से भरी हुई है। आज तो मैंने इतनी सब्जियां बनाई ही नहीं थी। दूसरी सुबह अजय दाल बनाता है और बची हुई दाल गांव वालों में बांट देता है। अजय, मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम गांव वालों में हर रोज खाना बांटते हो? कुछ दिनों पहले तो तुम्हारे पास गैस भरने के भी पैसे नहीं थे। एक राज की बात बताऊं? चलो मेरे घर। देखो, ये मेरा जादुई चूल्हा है। इसमें जब तुम खाना बनाओ तो बर्तन में खाना खत्म ही नहीं होता। तुम चूल्हे से बर्तन उतार दोगे तभी जाके खत्म होता है खाना। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर तुम गांव वालों को फ्री में खाना क्यों दे रहे हो? तुम इसके पैसे चार्ज कर सकते हो। माला माल बन जाओगे तुम। नहीं जय, मुझे माला माल नहीं बनना। इस चूल्हे ने मेरे बहुत बुरे वक्त में मेरी मदद की है। मैं चाहता हूँ कि इसके जरिए मैं भी वैसा ही करूँ, जरूरतमंद लोगों की मदद करूँ। तुम बुद्धू हो क्या? मैं तो कहता हूँ एक होटल खोल लेते हैं। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ अजय, तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रहा हूँ। जय और अजय ने मिलकर होटल खोल लिया। उनकी अच्छी कमाई होने लगी। ज्यादा मेहनत किए बिना ही पैसे आते हुए देख जय लालची बन गया और चूल्हे को अपना बनाने के बारे में सोचने लगा। अजय, तुमने कभी ये सोचा है कि अगर हम एक चूल्हे से इतना कमा रहे हैं तो दो चूल्हे से और कितना कमा सकते हैं? पर जय, इसकी क्या गारंटी है कि दूसरा चूल्हा भी जादुई चूल्हा बनने वाला है? तुम बना के देखो, क्या पता फिर से तुम्हारा जादू चल जाए। अजय और एक चूल्हा बनाता है, पर जैसे ही उस चूल्हे की लकड़ियों में आग लगती है वो चूल्हा आग से फट जाता है। ये क्या हो गया? ऐसा क्या डाला तुमने इस चूल्हे में? मैंने तो बिल्कुल वैसे ही बनाया था जैसे मैंने पहले वाला चूल्हा बनाया। कल फिर से बनाना। अजय ने दूसरा चूल्हा बनाया और दूसरा वाला भी फट गया। जय को गुस्सा आ गया और उसने अजय पर चिल्ला दिया। एक चूल्हा तुमसे ठीक से नहीं बनाया जाता। हाँ तो क्या हो गया? एक चूल्हा तो तुम्हारे पास है ही ना।
ज्यादा पैसों के लालच में पागल हो गए हो तुम। लालची तुम हो गए हो अजय। तुम नहीं चाहते कि मुझे दूसरा चूल्हा मिले, इसलिए तुम गलत किस्म का चूल्हा बना रहे हो। अजय वहाँ से उठकर बाहर चला गया। अजय ना तो लालची था, ना तो अपने पैसे जय से छुपाना चाहता था। उसने सोचा वो फिर से एक चूल्हा बनाएगा, पर ये आखिरी चूल्हा होगा। अगर ये भी आग से फट गया तो पहला चूल्हा जय को देकर खुद खेती को लौट जाएगा। अजय ने ठीक पहले के चूल्हे जैसा दूसरा चूल्हा बनाया और होटल में रखकर सो गया। ये अजय मेरे सारे सपनों पे पानी फेर देगा। इसके भरोसे रहा तो मैं कभी भी शहर जाके पैसे नहीं कमा पाऊंगा। जय ने देखा होटल के किचन में चूल्हा रखा हुआ है। उसने चूल्हा उठाया और अपने घर चला गया। दूसरी सुबह, अजय बेटा उठो, उठो अजय बेटा उठो। हाँ, क्या हुआ? जय गांव छोड़कर भाग गया है। क्या? जय का पूरा घर खाली है। वो अपना बोरिया बिस्तर बंद करके शहर की तरफ जाते हुए दिखा था, लोगों ने बताया। बेटा सदमा बर्दाश्त नहीं हो रहा है क्या? नहीं काका, मैं तो जय की किस्मत पे हंस रहा हूं। वो क्यों? उस बेचारे ने सोचा होगा कि जादुई चूल्हा चुरा के शहर में बहुत सारे पैसे कमाएगा, पर जादुई चूल्हा तो मैं कल रात अपने घर ले गया था, उसको देखकर दूसरा चूल्हा बनाने के लिए। वो बेचारा नया चूल्हा लेकर चला गया। अब पता नहीं उसमें कोई जादू होगा भी या नहीं होगा। उधर जय शहर में एक दुकान खोलता है, बड़े बड़े बैनर बनाता है होटल के लिए और खुशी खुशी पूरे विश्वास से सब्जी बनाने की तैयारी में चूल्हे की लकड़ियों को आग लगाने की कोशिश करता है। पहले के सारे चूल्हों की तरह ये चूल्हा भी आग लगते ही फट जाता है। जय चूल्हे को और अपनी फूटी किस्मत को देखकर सर पकड़कर रोने लगता है। दूर देश की बात है। एक कस्बे में मारिया नाम की लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। मारिया की माँ कस्बे के एक अमीर घर में नौकरानी का काम करती थी। जूली, आज ये कैसा खाना बनाया है? इसमें नमक तो है ही नहीं। अब माफ करना मालकिन, शायद मैं सब्जी में नमक डालना भूल गई। बुढ़ापे के कारण मेरा दिमाग कुछ कमजोर होता जा रहा है, चीजें याद नहीं रहती। आंटी, आज तो मेरे लिए बेड पर कॉफी लाना भूल गई। माँ, इन्हें काम से निकाल दो। नहीं नहीं मालकिन, ऐसा मत करना, वरना मैं और मेरी बेटी भूखे मर जाएंगे। मैं जब जवान थी तब से आपके यहाँ काम कर रही हूँ। लेकिन इस तरह काम करेगी तो हम तुम्हें नहीं रख पाएंगे। मैंने सुना है तुम्हारी एक बेटी भी है, कल से अपनी जगह उसे काम पर भेज दो। ठीक है मालकिन। अगले दिन मारिया काम करने जाती है। मालकिन मारिया की सुंदरता देखकर आश्चर्यचकित रह गई। एक गरीब नौकरानी की बेटी इतनी सुंदर, इतना रगड़ कर काम करवाऊंगी इससे कि सारी सुंदरता निकल जाएगी। मालकिन मारिया को सुबह 6 बजे से ही बुला लेती और रात के 11 बजे तक जमकर काम कराती। मारिया बहुत तेजी से काम करती और मालकिन को कभी शिकायत का मौका नहीं देती। लेकिन कुछ दिनों बाद मारिया की माँ बहुत ज्यादा बीमार हो गई। मारिया दिन भर मालकिन के घर काम करती और रात में अपनी माँ की सेवा करती। रात में वो अपनी माँ को कभी दवाई पिलाती तो कभी उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखती। मारिया को अपने खाने का कुछ ध्यान ही नहीं रहता था और उसकी नींद भी पूरी नहीं हो पाती थी। इसलिए कुछ ही महीनों में उसके चेहरे का रंग उतर गया और उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए। मारिया की माँ मरने से पहले किसी भी तरह अपनी बेटी की शादी कर देना चाहती थी, लेकिन जो भी लड़का मिलता वो मारिया की उदास और बुझी हुई शक्ल देखकर शादी के लिए मना कर देता। एक दिन मारिया की माँ ने मारिया से कहा, बेटी, मैंने सुना है जंगल में एक वैद्य आए हुए हैं जो अपनी देसी दवाओं से शरीर का कायाकल्प कर देते हैं। रविवार को उनके पास चली जाना, क्या पता उनकी दवा से तेरे चेहरे की खोई रंगत वापस लौट आए
और तेरी शादी हो जाए। ठीक है माँ, आप भी मेरे साथ चलना, क्या पता वैद्य आपकी भी बीमारियां ठीक कर दें। मारिया ने ये बात जाकर अपनी मालकिन को बताई। मालकिन, मैं रविवार को कुछ देर के लिए वैद्य के पास जाना चाहती हूँ। बिल्कुल नहीं, अल्फ्रेड के एग्जाम्स चल रहे हैं, वो रात भर पढ़ाई करेगी। कभी किसी चीज की जरूरत पड़ गई तो किससे मांगेगी? अगले 15 दिन तक तुम कहीं नहीं जाओगी, अपने घर भी नहीं। मारिया बहुत मुसीबत में पड़ गई। रविवार वाले दिन वो बार बार गेट की तरफ देखती है, लेकिन बाहर निकलने की उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। सोचते सोचते रात हो गई। रात के 11 बजे जब मालकिन सो गई तो मारिया ने सोचा, मुझे किचन की खिड़की से कूदकर चले जाना चाहिए। मैं 1 घंटे के अंदर दवा लेकर वापस आ जाऊंगी, मालकिन को कुछ पता नहीं लगेगा। मारिया खिड़की से कूद जाती है और सबसे पहले अपने घर आती है। उसने देखा कि उसकी माँ की हालत बहुत खराब थी। उठो माँ, तुम्हें क्या हो गया है? मारिया की माँ की केवल सांसें चल रही थी। मारिया अपनी माँ को कंधे पर डालकर जंगल की ओर वैद्य को ढूंढने जाती है। उसे वहाँ एक औरत मिली। सुनिए आंटी, क्या यहाँ कोई वैद्य आए हुए हैं? आए हुए थे, लेकिन अब वो चले गए। तुम्हें क्या परेशानी है? मेरी माँ बहुत बीमार है, जल्दी कुछ नहीं किया तो वो मर जाएगी। मैं भी तुम्हारी माँ को ठीक कर सकती हूँ, तुम चाहो तो मेरे घर चलो। मारिया के पास औरत के साथ जाने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। वो औरत एक जादूगरनी थी जो काला जादू करती थी। इस दुनिया में फ्री में कुछ भी नहीं मिलता। मैं तुम्हारी माँ को ठीक करूंगी, लेकिन एक समझौते पर हस्ताक्षर करो। मारिया समझौते को पढ़े बिना जल्दी से उस पर हस्ताक्षर कर देती है। अब भगवान के लिए मेरी माँ को बचाओ। जादूगरनी मारिया की माँ के सिर पर हाथ रखती है और मारिया की माँ एकदम स्वस्थ हो जाती हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। क्या तुम मेरे चेहरे की रंगत बदल सकती हो? नहीं, वो समझौते में शामिल नहीं था। समझौते के मुताबिक तुम्हें मेरा एक काम करना है। कैसा काम? जादूगरनी मारिया को एक जादुई काजल देती है। ये जादुई काजल तुम्हें 11 स्त्रियों को लगाना है। जादुई काजल लगाते ही वे स्त्रियां अंधी हो जाएंगी। तुम्हें उनकी आंखें निकालकर मेरे पास लेकर आना है। मैं उन आँखों को अपने देवता पर चढ़ाऊंगी, फिर वे मुझे दुनिया की सबसे शक्तिशाली जादूगरनी बनाएंगे। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारी माँ फिर उसी हालत में पहुंच जाएगी और तुम अंधी हो जाओगी। हंस गई ना समझौते पर हस्ताक्षर करके? 15 दिनों के अंदर मेरा ये काम हो जाना चाहिए। अब जाओ यहाँ से। मारिया अपनी माँ को घर पहुँचाकर मालकिन के घर लौट गई। हे भगवान, ये मैं किस मुसीबत में पड़ गई। मारिया जब भी मालकिन और उसकी बेटी को सोते देखती तो उसे अपने पास रखा जादुई काजल उस जादूगरनी की याद दिलाता। मारिया का मन कहता, 2 औरतें यहाँ मौजूद हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं किसी को अंधा नहीं बनाऊंगी। लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं करूँगी तो मैं अंधी हो जाऊंगी और मेरी माँ फिर बीमार हो जाएंगी। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। इस तरह सोचते सोचते 14 दिन बीत गए। मारिया ने एक स्त्री के भी जादुई काजल नहीं लगाया। मारिया की माँ की हालत फिर से बिगड़ना शुरू हो गई। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? मारिया अपनी माँ को लेकर घर से बाहर गई और जोर जोर से रोकर पुकारने लगी, कोई मेरी मदद करो, मेरी माँ मर रही है, मैं अंधी हो रही हूँ, कोई मेरी मदद करो। एक युवा लड़का रास्ते से गुजर रहा था। कोई मेरी मदद करो। तुम्हें क्या परेशानी है? मारिया उस लड़के को सारी बात बताती है कि कैसे वो एक वैद्य को ढूंढने गई और किसी काला जादू करने वाली जादूगरनी के शिकंजे में फंस गई। तुम जिस वैद्य को ढूंढने गई थी वो मैं ही हूँ। अब चिंता की कोई बात नहीं, मैं तंत्र विद्या भी जानता हूँ। वैद्य जादूगरनी के काले जादू को काट देता है और उसका जादुई काजल नष्ट कर देता है। फिर वो मारिया की माँ को भी ठीक कर देता है। क्या तुम मुझे भी ठीक कर सकते हो? मेरे चेहरे की हालत बहुत बुरी है।
तुम्हें किसी दवा की जरूरत नहीं है, तुम्हें आराम की जरूरत है। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? मारिया मालकिन के यहाँ से नौकरी छोड़ देती है और वैद्य से विवाह कर लेती है। कुछ ही दिनों में वो पहले जैसी ही सुंदर हो जाती है। एक गांव में सोबरन नाम का एक बूढ़ा मछुआरा अपनी बेटी के साथ रहता था। सोबरन की उम्र बहुत हो चुकी थी, लेकिन उसका कोई बेटा न होने के कारण उसे खुद ही नदी पर मछली मारने जाना पड़ता था। बूढ़ा सोबरन बहुत धीरे धीरे चलकर घंटे भर में नदी पर पहुंच पाता। फिर वह नदी में उतरकर जाल फैलाता और मछलियां पकड़ता। एक दिन नदी में एक तेज लहर आई। बूढ़े मछुआरे के कमजोर पैर नदी में टिक नहीं पाए और लहर उसे दूर बहा कर ले गई। सोबरन ने जब आंखें खोली तो उसके सामने एक जिन्न खड़ा था। तुम नदी में बहते हुए मेरे ठिकाने पर पहुंच गए हो। क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें दे सकता हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस मेरे घर पहुंचा दो। मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही होगी। जिन सोबरन का सरल सीधा स्वभाव देखकर बहुत खुश हुआ। घर तो मैं तुम्हें भेज ही दूंगा, लेकिन साथ में मैं तुम्हें एक बाल्टी और मग्गा देना चाहता हूँ। बाल्टी में मग्गा डालकर तुम अपनी मनचाही चीज निकाल सकते हो, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना, जितनी जरूरत हो उतनी मात्रा में कोई चीज निकालना। कोई चीज जमा करके मत रखना। अगर ज्यादा लालच किया तो परिणाम खतरनाक होंगे। जिनके चुटकी बजाते ही बूढ़ा मछुआरा अपने घर पहुंच गया। पापा, आप कहाँ चले गए थे? गांव के लोग कह रहे थे कि आप नदी में डूबकर मर गए हैं। ईश्वर की कृपा से बच गया बेटी। मुझे जादुई मग्गा बाल्टी मिले हैं। देखो, मैं तुम्हें इस्तेमाल करके दिखाता हूँ। सोबरन ने बाल्टी में मग्गा डालकर कहा। सोबरन ने जब मग्गा बाहर निकाला तो देखा कि मग्गा मछलियों से भरा हुआ है। अब सोबरन को नदी पर नहीं जाना पड़ता था। वह अपनी जरूरत के हिसाब से जादुई मग्गे से बाल्टी से मछलियां निकाल लेता। सोबरन के पड़ोस में कांचा का घर था। कांचा ने कई बार सोबरन के घर के पास आते जाते सोबरन की आवाज सुनी थी। कांचा सोबरन के घर से आ रही आवाज सुनता है। बाल्टी, मुझे मछलियां दो। चक्कर क्या है? ये सोबरन क्या बकता रहता है? बाल्टी से भला कोई मछलियां क्यों मांगेगा? कांचा सोबरन के घर में गया। उसने देखा कि सोबरन बाल्टी से मछलियां निकाल रहा है। कांचा ने सोबरन से पूछा, सोबरन, तुम ये क्या बकते रहते हो कि बाल्टी बाल्टी मछलियां दो? सीधे साधे सोबरन ने कांचा को जादुई मग्गा बाल्टी के बारे में सब कुछ बता दिया। सोबरन भाई, कुछ देर के लिए अपनी बाल्टी मग्गा हमें दे दो। मेरा काम धंधा अच्छा नहीं चल रहा है। मुझे भी अपनी जरूरत का कुछ सामान निकालना है। ठीक है, ले जाओ, लेकिन ध्यान रखना, जितनी जरूरत हो उतना ही निकालना। कांचा जादुई मग्गा बाल्टी अपने घर ले आया। कांचा और उसकी पत्नी ने अपनी जरूरत की हर चीज निकाल ली। बाल्टी बाल्टी चावल दो। बाल्टी बाल्टी दूध दो। बाल्टी बाल्टी टॉयलेट साफ करने वाला फिनाइल दो। ए जी, अगर ये बाल्टी मग्गा किसी तरह हमेशा के लिए हमारे हो जाए तो हमारी 7 पीढ़ियां मुफ्त खाती रहेंगी। लेकिन ये बाल्टी मग्गा हमेशा के लिए हमारा कैसे हो सकता है? तुम भी बहुत बुद्धू हो। हमारे बेटे संजय का रिश्ता सोबरन के पास लेकर जाओ। अगर हमारे बेटे की शादी सोबरन की बेटी से हो गई तो सोबरन के घर जो कुछ भी है वो सब हमारा। कांचा सोबरन के घर
अपने बेटे की शादी के बारे में बात करने पहुंचा, लेकिन सोबरन की बेटी ने शादी करने से मना कर दिया। पिताजी, मैं रायपुर गांव के एक लड़के से प्यार करती हूँ और शादी करूंगी तो उसी से करूंगी। ठीक है बेटी, तुम्हारी जैसी इच्छा। कांचा तिलमिलाया हुआ अपने घर लौटा और उसने अपनी पत्नी को सब कुछ बताया। एक मछुआरे के बेटे की इतनी हिम्मत कि उसने हमारे बेटे को ठुकराया। अभी उसका बाल्टी मग्गा हमारे ही पास है। बाल्टी मग्गा लौटाने से पहले हम इससे इतना सोना निकालेंगे कि गांव का सबसे बड़ा सेठ भी हमसे ईर्ष्या करेगा। लेकिन सोबरन ने जरूरत से ज्यादा सामान निकालने के लिए मना किया है। वो उसकी चालाकी है। वो नहीं चाहता कि हम उसके बाल्टी मग्गे से अमीर हो जाएं। कांचा की पत्नी ने बाल्टी से बार बार सोना निकालना शुरू कर दिया। अचानक बाल्टी पूरी सोने से भरने लगी। कांचा और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए, लेकिन जल्द ही उनकी खुशी गम में बदल गई। बाल्टी से निकला सोना बढ़ते बढ़ते कांचा और उसकी पत्नी के चारों ओर एक बंद घेरा बनाने लगा। कांचा और उसकी पत्नी को सांस लेना भी मुश्किल हो गया। कोई हमें बचाओ वरना हम सोने में दफन हो जाएंगे। कोई भी कांचा और उसकी पत्नी के चीखने चिल्लाने की आवाज नहीं सुन पाया और दोनों लोग सोने में दबकर मर गए। मीरपुर गांव में रामदास अपनी पत्नी मीरा के साथ रहता था। रामदास मछलियां बेचने का काम करता था। आज नाश्ते में क्या बना है? मछली, पनीर की सब्जी, अरहर की दाल और ऑमलेट तैयार किया है। सभी चीजें बहुत स्वादिष्ट बनी हैं। ठीक है, जो भी बनाया है ले आओ। नाश्ता करने के बाद रामदास मछलियां पकड़ने नदी पर जाता। दिन भर धूप में मछलियां पकड़ने के बाद रामदास घर लौटता। आ गए, मुखिया जी का आदमी आया था। पूरे गांव में अनाउंसमेंट करके गया है कि गांव में फ्लू फैल रहा है और गांव के हर एक आदमी को मास्क देकर गया है। ये रहा तुम्हारा मास्क। मास्क लगाने से क्या फ्लू नहीं होगा? हाँ, वो कह रहा था कि ये मास्क सरकार ने भिजवाए हैं। इस मास्क से 100% प्रोटेक्शन है और एक बार अगर किसी का मास्क खो गया ना तो दोबारा नहीं मिलेगा। और बिना मास्क के घर से बाहर निकलने की इजाजत किसी को नहीं है। ठीक है, अब सूचनाएं देना बंद करो और खाना लगाओ। क्या बनाया है? आलू, गोभी, मटर, टमाटर, टिंडे, भिंडी और मछलियाँ मिलाकर बहुत बढ़िया मिक्स वेज बनाई है। ठीक है, जो भी बनाया है ले आओ। अगले दिन गांव में सब मास्क पहनकर घूम रहे होते हैं। रामदास भी मास्क पहनकर मछलियाँ पकड़ने निकलता है। रामदास जब शाम को जाल से निकालकर मछलियाँ बाल्टी में डाल रहा होता है तो वो देखता है कि एक मछली के मुंह में सोने की अंगूठी है। रामदास अंगूठी देखकर चौंक जाता है। वो अंगूठी लेकर अपने घर पहुंचता है। देखो, आज मुझे मछली के मुंह में क्या मिला है, एक सोने की अंगूठी। ईश्वर ने जरूर तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत से खुश होकर दिया है। रामदास उस अंगूठी को बेचकर एक बड़ा सा घर बनाता है और एक कार भी खरीद लेता है। अब रामदास कार से मछलियाँ पकड़ने जाता और मछलियों को कार में रखकर ही घर ले आता। इस तरह रामदास और उसकी पत्नी खुशहाल जीवन बिताने लगे। रामदास के पड़ोस में राघव नाम का एक दूधिया रहता था। राघव रामदास से बहुत जलता था। रामदास ने तो मछलियों का व्यापार करके महल खड़ा कर लिया और मैं अभी झोपड़ी में ही पड़ा हूँ। ये मेरी गाय तो बिल्कुल दूध ही नहीं देती, इसी के कारण मैं गरीब हूँ। लेकिन रामदास को गरीब बनाने का एक उपाय है। गांव में फ्लू फैला हुआ है, अगर मैं उसका मास्क चुरा लूं तो रामदास घर से बाहर ही नहीं जा पाएगा। रात में जब रामदास उसकी पत्नी सो जाते हैं तो राघव रामदास के घर में घुस जाता है और रामदास और उसकी पत्नी का फेस मास्क चुराकर अपनी गाय को खिला देता है। अगले दिन रामदास जब काम पर निकलने वाला होता है तो वो पूरे घर में फेस मास्क ढूंढता है, लेकिन उसे नहीं मिलता। दोनों फेस मास्क गायब हैं। अब मैं बाहर मछली पकड़ने कैसे जाऊं? और फ्लू तो साल भर खत्म होने वाला नहीं है। रामदास अपने पिता की फोटो के सामने रोने लगता है।
तभी रामदास के पिता की आत्मा प्रकट होती है। रो मत बेटे और बहू, मैं तुम्हें जादुई मास्क देता हूँ। वो बहुत सारे काम कर सकता है। पिताजी की आत्मा रामदास और उसकी पत्नी को एक जादुई मास्क देकर गायब हो जाती है। रामदास की पत्नी जैसे ही जादुई मास्क पहनती है, उसकी सूंघने की शक्ति एकदम से बढ़ जाती है। तुम्हारे कपड़ों में से लेडीज परफ्यूम की महक क्यों आ रही है? अरे बाजार में मछलियाँ बेचने जाता हूँ तो बहुत सारी औरतें भी मछलियाँ खरीदने आती हैं। थोड़ी दूर से मछलियाँ बेचा करो उन्हें। अगले दिन जब जादुई मास्क पहनकर रामदास नदी किनारे जाता है तो वो अपनी सूंघने की शक्ति से पहचान लेता है कि नदी में मछलियाँ किस जगह पर हैं। जादुई मास्क की वजह से रामदास पहले से दोगुनी मछलियाँ पकड़ पाता। अब हम अपनी कंपनी खोलेंगे और मछलियाँ निर्यात करना शुरू करेंगे। जादुई मास्क की वजह से रामदास का धंधा दोगुना हो गया। एक दिन रामदास और उसकी पत्नी जादुई मास्क के बारे में बातें कर रहे थे। आज हम जो भी हैं, पिताजी द्वारा दिए गए इस जादुई मास्क की वजह से हैं। राघव खिड़की से रामदास की सारी बातें सुन लेता है। जब रामदास और उसकी पत्नी मास्क उतारकर सो जाते हैं तो राघव उनके घर में घुस जाता है और जादुई मास्क चुराने की कोशिश करता है। राघव जैसे ही जादुई मास्क छूता है, उसे करंट लगता है और वो बेहोश होकर गिर पड़ता है। अगले दिन जब रामदास और उसकी पत्नी सोकर उठते हैं तो वो राघव को अपने घर लेटा हुआ पाते हैं। रामदास और उसकी पत्नी समझ जाते हैं कि राघव ही वो चोर है। उसने ही पुराने मास्क चुराए थे और अब वो जादुई मास्क चुराने आया था। रामदास राघव को पुलिस के हवाले कर देता है।